तो बच्चों आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 84 और सभी बच्चों को ये वर्कशीट बेटा 10 फरवरी को मिलेगी। ये वर्कशीट 10th क्लास की है और आपकी वर्कशीट पहले वाली वर्कशीट का ही कंटिन्यूएशन है। तो आप इससे पिछली वाली वर्कशीट ज़रूर देखिएगा, वर्कशीट नंबर 83। ठीक है, आपका लेसन ये बेटा 6th चल रहा है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक में, मतलब पार्ट नंबर 6 लेसन नंबर 6 है। इसमें हम लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर पौधे आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विषम पोषी पोषण, मतलब जो विषम पोषी होते हैं बेटा, वो लोग अपना खाना कैसे बनाते हैं या कैसे खाते हैं, उनका कोई तरीका है तो कौन सा तरीका है। इसमें आता है प्राणी संपोषण। इसमें मतलब इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है, मतलब उसे अंदर लेके जाता है। ठीक, शरीर के अंदर लेके जा रहा है। जैसे पहले वाला जो हमने स्वपोषी पोषण पढ़ा था ना बेटा पहली वर्कशीट में, उसके अंदर क्या था, जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग कर रहे थे और उससे अपना खाना बना रहे थे। उसके अंदर कोई मुंह से या किसी चीज़ से शरीर के अंदर तो नहीं ले रहा था ना खाना। बात आ रही है ना समझ, जब मुंह के द्वारा ले रहे हैं। जैसे उनका पाचन, अब हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनका पाचन जो भोज्य पदार्थ इन्होंने खा लिया है वो शरीर के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा में और मानव में। इतनी बात आई समझ, हम मुंह के द्वारा खाना खा रहे हैं ये समझ लो। ऐसे ही अमीबा भी अपने शरीर के अंदर खाना लेके जाता है और फिर उसे खाता है। कुछ ऐसे जीव हैं बेटा जो शरीर के अंदर नहीं लेके जा रहे, खाने को पहले पिघला रहे हैं, बाहरी पोषक तत्व ले रहे हैं। जैसे कि मृत जीवी की बात करें, ये मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनके ये किस पे लगेंगे बेटा, गले सड़े है ना, या मृत जीवों पे लग जाएंगे और उनसे कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंद है, ये देखिए, ये आपको फफूंद नज़र आ रही है बेटा, ये गली सड़ी चीज़ों पे लग जाती है। ये मशरूम नहीं है जिसकी खेती की जा रही है, ये फफूंद है। ये बिल्कुल सड़ी हुई लकड़ी है, पेड़ है जहाँ से उसकी लकड़ी सड़ गई है, वहाँ पर ये फफूंद लग गई है। तो इसे कहा हमने मृतजीवी पोषण। अब कुछ परजीवी पोषण भी होते हैं, मतलब ये लगे हुए होते हैं सही पौधे के ऊपर, लेकिन अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जबकि उसी के अंदर रहेंगे, उसी के ऊपर जिंदा रहेंगे और उसी से खाना लेंगे। क्या उदाहरण ऐसा है? अभी आपके पास उदाहरण है बेटा, अभी दिखाती हूँ मैं इसके उदाहरण। अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, या तो शरीर के अंदर ही रहेंगे या शरीर के बाहर ही रहेंगे। उनको बिना मारे, मारते भी नहीं है, कोई गलाते नहीं है, उनको सड़ाते नहीं है, उनको मारते भी नहीं है, लेकिन उनसे खाना खाते रहते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि अमरबेल और जूं, तो देखी होगी ना, सिर में आ जाती है, बालों में लग जाती है जूं। उसकी वजह से कोई ये थोड़ी होता है कि आपके बाल सारे गिर गए, नहीं, या आप बीमार हो गए या मर गए, लेकिन ये अपना पोषण आपके बालों से, आपके सिर से ही लेती रहती है। ऐसे ही कुछ लोगों के पेट में बेटा कीड़े हो जाते हैं, जिसे फीताकृमि कहते हैं या टेपवोम कहते हैं। ये भी पेट के अंदर ही रहते हैं, आंतों में लग जाते हैं कीड़े, और ये कीड़े उसी के अंदर पेट में रहेंगे। आप ये नहीं आप मर जाओगे इनसे, लेकिन ये उसी में रह के अपना खाना खाते रहते हैं। हाँ, पेट में दर्द की शिकायत आपको रहेगी। ठीक है, चलिए, अमरबेल, जूं और फीताकृमि उदाहरण है परजीवी पोषण का। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, इसीलिए हमें पता होने। तो ये आपके पास उदाहरण है जूं का, और अगला उदाहरण है, ये है अमरबेल। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हरे रंग का पेड़ है, इसके ऊपर पीले रंग की अमरबेल आपको नजर आ रही है। तो ये क्लियर हो रहा होगा सबको। अब बेटा इसके अंदर क्या कह रहा है, ये कहता है एक कोशिकीय जीवों में, जिनकी सिर्फ एक कोशिका है, मतलब उनका पूरा शरीर है ही नहीं, वो एक कोशिका के अंदर ही समेटा हुआ है सारा। नाक, आँख, कान, हमारा कितना सारे अंग अलग अलग है, उनका ऐसा कुछ नहीं है। उनका संपूर्ण भोजन का पाचन जो होता है ना, वो उनकी सतह से ही हो जाता है,
बाहर की जो भी सतह है उससे ही हो जाए। आप सोचो हमारे शरीर में ऐसा होता है क्या कि हम बाहर से खाली स्किन पे कुछ लगा लें और अंदर तक की कोशिकाओं को मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अगर हम बाहर कुछ लगाएंगे बेटा, अपने हाथ पे ही मान लो हमने क्रीम लगाई, लोशन लगा लिया या हमने कोई विटामिन लगा लिया, तो उससे क्या होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की जो कोशिकाएं हैं उन्हें ही मिला, नीचे तक की कोशिकाओं का कोई पोषण नहीं होगा। लेकिन अमीबा जैसा जीव जो है वो एक कोशिका का बना है, तो वो अपनी पूरे शरीर से, अपने शरीर की सतह से ही खाना खा लेगा। लेकिन जीव की जैसे जैसे जटिलता बढ़ती जाती है, मतलब एक कोशिक से बहुकोशिक अगर हो जाता है तो क्या होता है, उसके विभिन्न कार्य करने के अंग भी अलग हो जाते हैं। बहुकोशिक है, पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना है। अगर बहुत सारी कोशिकाओं का बना है तो जो सबसे ऊपर सतह पे जो कोशिका है वो ऊपर रहेगी और नीचे वाली कोशिकाएं ऊपर नहीं आ सकती ना बेटा। तो इसीलिए हमारे शरीर में, उदाहरण के लिए, हम भी बहुत जटिल कोशिकाओं के बने हैं, इतने सारे उत्तक हैं, उत्तकों से अंग बने हैं हमारे अलग अलग, और उससे शरीर बना है। जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग भी विशिष्ट हो जाते हैं। हर एक अंग हमारा अलग है, अलग कार्य करेगा। आँख का काम सिर्फ देखना है, नाक का काम सूंघना है ना, श्वसन करना है। तो बहुत सारे अंग अलग अलग है। उदाहरण के लिए अगर हम अमीबा की बात कर रहे थे एक कोशिकीय जीवों में, तो उसमें कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। जो अमीबा होता है ना बेटा, उसके अंदर अमीबा की, ये तो पता है ना हमें, कोई वैसे उसकी शक्ल सूरत कुछ नहीं होती। अमीबा बच्चे ऐसे भी बना के आ सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप वैसे बना दो। ये तो एक कोशिका का बना हुआ है और ये आगे आगे चलता रहता है। ये जो इसके आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसके पादाभ है या कूटपाद है ना, इसको पादाभ बोलते हैं बेटा। इनसे ये आगे जाता है। जहाँ इसने देख लिया कि खाना है, खाना इसके बाहर कहीं भी होगा, तो ये क्या करेगा, अपना इस अंग को, जो ये पादाभ है, इसको बड़ा कर लेगा ऐसे, और उसके पास पहुंच जाएगा। अब क्या करेगा, धीरे धीरे उसको और अंदर ले आएगा और अपने शरीर के अंदर ही उसको घुसा देगा। और जब शरीर के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर एक खाद्य धानी इसकी बन जाएगी, या रसधानी या रिक्तिका इसको बोलते हैं, उसमें ये खाना चला जाएगा। फिर क्या होगा, इस भोजन का पाचन हो जाएगा इसमें। अब जब पाचन हो जाएगा तो क्या होगा, ये वेस्ट मटेरियल इसका बच गया, थोड़ा पच गया खाना, इसलिए थोड़ा सा पतला हो गया। अब धीरे धीरे ये अपने शरीर से इसको बाहर निकालेगा, अपनी ही शरीर की सतह से। तो अपनी सतह से ये इसको धीरे धीरे क्या करेगा, निष्कासित कर देगा, मतलब शरीर के बाहर निकाल देगा। ये होता है अमीबा में। तो इसके 5 स्टेप होते हैं। ये पांचों स्टेप मैंने आपको बताए हैं कि कैसे इसने खाना अंदर लिया, है ना, अपने पादाब को बढ़ाया, उसके बाद खाने को अंदर लिया, फिर उसका पाचन किया, रिक्तिका में पहुंचाया, और उसके बाद जब वो पच गया, उसमें से पोषक तत्व निकल गए, तो उसको निष्कासित कर दिया, अपने शरीर से बाहर भेज दिया। ऐसे ही एक कोशिकीय जीव है बेटा, वो है आपकी का पैरामीशियम। पैरामीशियम ना उल्टे जूते की शेप जैसा होता है, उसमें भी ऐसे ही है बेटा, उसका भी कोई निश्चित इसका निश्चित आकार होता है भाई। किसका, पैरामीशियम का। ये ऑलमोस्ट जूते जैसी शेप का होता है, कुछ इस तरह से। इसके बाहर भी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, है ना, पतली पतली। ये उनसे अपना खाना चलता रहता है आगे, ठीक है। और धीरे धीरे ये जब खाने के पास पहुंच जाता है तो ये भी ऐसे ही करता है, खाने को अंदर ले जाता है। ये दोनों थे एक कोशिकीय जीव। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण दो, तो आप अमीबा और पैरामीशियम लिख सकते हैं। अमीबा के ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए आप अच्छे से अमीबा को तैयार करना बेटा। इसके 5 स्टेप दिखाना, क्वेश्चन आएगा ये ज़रूर। चलिए अब बात करते हैं मानव में पोषण कैसे होता है। एक तो मानव में पोषण के ये 5 इसके स्टेप्स जो हैं आपको याद होने चाहिए। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण,
आत्मसात और निष्कासन। ये पांचों स्टेप आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, खाने को अंदर लेना। नंबर 2 उसको पचाना। पचाने के बाद उसमें से जो चीज़ें चाहिए पोषक तत्व उसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करना। उसके बाद उस खाने को शरीर में मिलाना, एसिमिलेट करना। अब लास्ट में जो बचा हुआ खाना है उसे शरीर से बाहर निकालना। ये पांचों स्टेप आपको आने चाहिए बेटा। आगे पीछे करके नाम पूछ लिए जाते हैं, सीरीज में लगाने के लिए बोल दिया जाता है। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 आप मेरे साथ साथ बोलिए, अंतर्ग्रहण। दूसरा पाचन। तीसरा अवशोषण। चौथा आत्मसात और पांचवा है निष्कासन। विभिन्न अंगों में भोजन का पाचन होता है, जैसे मुंह में, ग्रसिका में, है ना। फिर अमाशय में खाना पहुंचता है, उसके बाद धीरे धीरे खाना छोटी आंत में पहुंच रहा है और फिर पहुंच रहा है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में पहुंचने के बाद उसके अंदर से सारा अवशोषण हो चुका है, जल तक का अवशोषण हो गया है। उसके बाद खाना शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है एंजाइम्स क्या होते हैं। हमारे आहार नाल में बेटा एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब कुछ ऐसी पदार्थ जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जटिल से उन्हें सरल में बदल देते हैं। ठीक है, ये किसका काम होता है? एंजाइम्स का। तो ये एंजाइम मिलते कहाँ से हैं? अब हमने कहा सबसे पहले मुंह से शुरू हो जाता है खाने का पचना। तो यहाँ मानव पाचन तंत्र आपको सबको बनाना है और ये रिवीजन में है, आप सब बना चुके हो, फिर भी आपको दोबारा, क्योंकि वर्कशीट के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा मुंह है बेटा, यहाँ से यहाँ मेरे पास बेटा बहुत कम जगह है, आपके पास कॉपी में अच्छी खासी जगह है, तो बहुत सफाई से आप बनाइएगा। कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनाइए। ये आप मुंह दिखाइए, यहाँ से आहार नाल मतलब ग्रसिका दिखाइए, सॉरी, ग्रसिका से यहाँ अमाशय दिखाइएगा। अमाशय के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें आपकी लगी हुई हैं, ये है यकृत और दूसरा है यहाँ पर गॉल ब्लैडर। सबकी कॉपी बुक्स में आपको दिया हुआ है, यहाँ तो सिर्फ मैं समझा रही हूँ बेटा। ठीक है, और ये आपका बड़ी आंत मतलब बृहदांत दिया हुआ है नीचे, फिर क्षुद्रांत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुंह में सबसे पहला एंजाइम क्या होता है बेटा। मुंह में बेटा लार निकलती है, सबको पता है। लार में लाला रस होता है और साथ में होता है एक एंजाइम। ये एंजाइम क्या होता है? इसका नाम होता है एमिलेज या एमाइलेज, जो इसमें लिखा हुआ है देखो, इसका नाम है एमाइलेज। ये क्या करता है? ये मंड को शर्करा में बदलता है। ये किस में है? मुंह में है, ये याद रखना है हमें। दूसरा दिया हुआ है अमाशय। जब खाना मुंह से नीचे ग्रसिका से होता हुआ नीचे पहुंचता है अमाशय में, क्या ये अपने आप चला जाता है खाना नीचे? हमने मुंह में खाना खाया, अपने आप नीचे की तरफ चला जाएगा? नहीं बेटा, हमारी जो ये ग्रसिका होती है ना मुंह के बाद, यहाँ मुंह है हमारा, मुंह के बाद ये जो ग्रसिका है इसमें एक तरह की गति होती रहती है। इस गति का नाम है क्रमाकुंचक गति। ये गति बेटा पूरे आहार नाल में ही होती है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ही ये गति होती रहती है। इस गति को बोलते हैं बेटा क्रमाकुंचक गति। क्लियर है? तो क्रमाकुंचक गति जो होती है ये पूरे आपके भोजन की नली में होती है, मतलब आहार नाल में होती है। इस गति से खाना जो है वो ऊपर से नियमित रूप से गति करता रहता है, ऊपर से नीचे तक पहुंच जाता है। अमाशय में बेटा पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन पर कार्य करता है। ठीक है, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम होता है? इसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज वसा को सरल रूपों में परिवर्तित करता है। तो एक ट्रिप्सिन मिलता है इसमें और एक लाइपेज मिलता है, ये है अग्नाशय में। चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं।
अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इसके 5 स्टेप जो मैंने आपको समझाए थे और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, इवन सपोर्ट मटेरियल में भी है बेटा। पेज नंबर 109 एनसीईआरटी की बुक में सबसे ऊपर अमीबा का पोषण दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए बेटा, अमीबा का पोषण आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। इसमें केंद्रक खाद्यकण दिखाया गया है, फिर पादाब है या कूटपाद इसका नाम बोल सकते हो आप। कैसे खाद्य रिक्तिका में खाना गया, उसके बाद खाना पच गया, और लास्ट स्टेप इसमें जो नहीं दे रखा आपको, वो खाना बाहर निकलते हुए भी दिखाना है। क्लियर है? आप सभी ये देख रहे हैं बेटा, ये आपका आहार नाल दिखाया हुआ है, मतलब इसमें आपको मानव पाचन तंत्र दिखाया है बेटा बहुत अच्छे से। कैसे मुंह से पाचन शुरू हुआ है, ग्रसिका में पहुंचा है, ग्रसिका के बाद अमाशय में खाना पहुंचा है। अमाशय बेटा, अमाशय के अंदर बेटा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। उसका क्या कार्य होता है? एक तो जो खाना ऊपर मुंह से आया है उसे गलाना, दूसरा काम खाने के साथ आए जीवाणुओं को मारना, तीसरा काम खाने के माध्यम को अम्लीय बनाना। तो आप सभी को क्वेश्चन 2 समझ आ गया क्या? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है बेटा? लार के अंदर एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में बदल देता है। क्रमाकुंचक गति किसे कहते हैं? आहार नाल में जिस गति के द्वारा भोजन मुंह से क्षुद्रांत से होता हुआ बृहदांत और शरीर के बाहर निकल जाता है, उसे क्रमाकुंचक गति कहते हैं। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका मैंने 3 बताई है, तीनों आपको याद होनी चाहिए। अगला है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो कैसे बना हुआ है क्षुद्रांत बेटा? क्षुद्रांत के अंदर खाने को, अभी तक हमने कहा खाना गया, उसको पाचन किया, अंतर्ग्रहण हुआ खाने का, उसका पाचन हुआ, फिर उसका क्या हुआ बेटा? उसका अवशोषण। अब ये जो अवशोषण शब्द है ना, ये अवशोषण शब्द कहाँ से आया? अवशोषण हुआ क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत पाइप है, पतला सा है ना, एक बहुत लंबा, हमारे शरीर में सबसे लंबी क्षुद्रांत ही होती है बेटा, कई मीटर लंबी होती है, सबसे लंबा भाग है ये क्षुद्रांत। कुंडली जैसी बनी हुई है, एक के ऊपर एक। ठीक है, इसके अंदर बेटा उंगली जैसी संरचना होती है जिसे दीर्घरोम कहते हैं। ये जो खाना हमारे शरीर में पचा है उसमें से पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसे रक्त में मिला देती है। ये काम करता है कौन? दीर्घरोम। ठीक है, तो क्षुद्रांत का क्या कार्य है? क्षुद्रांत में उपस्थित दीर्घरोम खाने का अवशोषण, खाने में से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि शरीर में इस जो पोषक तत्वों का अवशोषण किया ना, उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, नए ऊतकों का निर्माण करने के लिए करा जाता है, और पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मानव पाचन तंत्र, अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था, आप वैसा ही बना देंगे। तो मानव के अंदर क्या पाचन जो है वो जटिल है बेटा? हमारी सतह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि मानव में पाचन या बहुकोशिक में पाचन किस तरह से होता है। एक कोशिकीय जीवों में तो पाचन हो जाता है उनके संपूर्ण शरीर से, वो कहीं से भी खाना खा सकते हैं, लेकिन मानव का शरीर जटिल है, उसके पास अलग अलग कार्य करने के लिए विशिष्ट अंग है, इसीलिए उसके पास पूरा क्या है बेटा? पाचन तंत्र है। तो उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, या आपको बताया था अभी कौन सा अम्ल निकलता है हमारे अमाशय में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें जितने भी एंजाइम्स हुए हैं बेटा उन्हें भी याद कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।
चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार अगर आपको वीडियो नहीं समझ आ रही तो दोबारा देख लो, समझ आ जाएगी, आसान है।